हेलो एवरीवन। सो अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 पर दिस टॉपिक ऑफ waves and oscillation. I hope you all are doing good. I hope you have your jaws is high enough to start the video and to start learning. So दोस्तों, फिर अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, waves and oscillation के पार्ट 2 को। ठीक है, चलिए। तो अभी तक हम कर चुके थे, पूरा टॉपिक हो चुका था। अब हम बात करते हैं, पहले कॉम्बिनेशन तक कर चुके थे, अब हम बात करते हैं फ्री ऑसिलेशंस के बारे में। So gentlemen, we will start with the topic free oscillations. Okay, so now फ्री ऑसिलेशन आप साथ साथ में बनाते चलिएगा हमारे। ठीक है, क्या क्या होते हैं फ्री ऑसिलेशन, पहले देख लेते हैं। इसलिए जो फ्री ऑसिलेशन होते हैं, दे ऑसिलेट विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो क्या है, दे ऑसिलेट विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। क्यों? क्योंकि दे आर फ्रीली ऑसिलेट, तो दे ऑसिलेट विद देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जो उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उससे ऑसिलेट करते हैं, जो उनकी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल होती है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टीयरिंग फोर्स। अंडर द कौन सा फोर्स लग रहा था? स्टीयरिंग फोर्स लग रहा था, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? रिस्टोरिंग फोर्स, इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ऐसे ऑसिलेशंस को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? फ्री ऑसिलेशन। ठीक है, इसे कुछ डायग्राम अगर बनाने के लिए आ जाए आपके पेपर में, तो आप किस मतलब सॉरी पेपर में तो नहीं आएगा डायग्राम, आप पढ़िए बोलते बोलते कि, तो फिर ये इस तरह देखिए, डायग्राम आपको बनाना है तो कुछ इस तरह से बनाएंगे हम। आपको समझना चाहिए इस डायग्राम को मेरे हिसाब से। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ जितने भी ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? ये दिस वन रिप्रेजेंट योर एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये दिस इज अवर माइनस ए एंड दिस इज अवर प्लस ए। Gentlemen, plus a minus a represent amplitudes and this is displacement. Actually, y is the displacement and these are the amplitudes and this here is the time. ठीक है, तो ये दिस आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोई भी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, तो इसलिए ग्राफ पे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्राफ इज मूविंग एज इट इज। ओके, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें मान लीजिए, इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें कि जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड, और क्या होगा इसमें? फ्रीक्वेंसी होगी ग्राफ की, मतलब इसकी ऑसिलेशंस की, और एनर्जी। तीन चीजें जो होती हैं, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, दिस ऑल थ्री थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। सो ये तीन चीजें क्या होती हैं? कांस्टेंट होती हैं। अच्छा, यही जो फ्रीक्वेंसी होती है, दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं, और कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, सो दीज आर नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि जो फ्री ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी को ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना? क्योंकि अब ऐसा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। क्योंकि किस पर निर्भर करती है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मेरे साथ नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, एक तो हमारा फ्री ऑसिलेशन हो गया, तो हमारा बचा क्या? अब हम बात करते हैं जेंटलमैन डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में। ठीक है, किसकी बात करेंगे? डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में। क्या होते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन? चलिए बात करते हैं। देखिए, डैम्प्ड ऑसिलेशन वो होते हैं, डैम्प शब्द का मतलब ये है क्या? डिक्रीज करना, डैम्पिंग। ठीक है, तो डैम्पिंग मतलब जिनका एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग, उनको हम क्या बोलते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, जिनका एम्पलीट्यूड घटता चला जाए उनको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, अच्छा, एक और पॉइंट कि एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग, बट व्हाई? So the amplitude decreases, amplitude decreases, और इस डिक्रीज को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, एक्सपोनेंशियली। ठीक है, ड्यू टू डैम्पिंग, ड्यू टू द फोर्सेस, ड्यू टू द डैम्पिंग फोर्सेस। यहाँ पे लिख दीजिए ड्यू टू द डैम्पिंग फोर्सेस। कौन कौन से डैम्पिंग फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे होंगे? लाइक यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? जैसे कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, सबसे कारगर फोर्स होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, जो डे टू डे लाइफ में भी हम देखते हैं। दूसरा होता है लिक्विड्स में, जिसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, और या हिस्टेरिसिस लग रहा हो, हिस्टेरिसिस को भी एक तरह से लॉस बोलते हैं। इन सभी के कारण इसमें क्या होता है? डैम्पिंग हो रही थी। जेंटलमैन, अगर इसका डायग्राम अगर बनाना चाहें, मतलब कैसे दिखाना चाहें इसको, तो हम इस तरह से दिखाएंगे। ओके, सो मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुई बॉडी ऐसे,
कुछ इस तरह से हम दिखाएंगे, ठीक है। ठीक, चलिए यहाँ पे ये क्या है हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, ये हमारा क्या है यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज अवर वाई, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज अवर टाइम पीरियड, जैसा कि हम पहले से जानते हैं। तो जेंटलमैन जो शब्द लिखा ना यहाँ पे एक्सपोनेंशियली, उसको अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल डिके दिख रहा है आपको, यहाँ से देखिए इस वाले पॉइंट से भी, इसलिए शब्द को जोड़ा गया यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जैसे पहले बात की थी। सो ड्यू टू, यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए कि ड्यू टू एक्सपोनेंशियल डिके, एक्सपोनेंशियल डिके होने के कारण जो एनर्जी है, द एम्पलीट्यूड, पहले तो एम्पलीट्यूड, द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, एनर्जी भी इसकी डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं। तो हमने दो तरह का ऑसिलेशन पढ़ लिया, फ्री ऑसिलेशन पढ़ लिया, डैम्प्ड पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में। सब देखिए यहाँ पे फोर्स्ड ऑसिलेशंस के बारे में, क्या होते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस। चलिए चलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन पर। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं, जिसमें कि बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स के अंदर, मतलब किसी की इन्फ्लुएंस, द बॉडी oscillates under, the body oscillates under the influence of external force, under the influence of external force। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑसिलेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, उसको हम बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है, इसमें भी क्या होता है, एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है ड्यू टू डैम्पिंग फोर्सेस, ड्यू टू डैम्पिंग फोर्सेस एंड बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, बट द ऑन अकाउंट ऑफ एनर्जी गेन, यहाँ लिखिए ऑन अकाउंट ऑफ, क्योंकि एनर्जी गेन करता है, ऑन अकाउंट ऑफ एनर्जी गेन क्या होता है यहाँ पर, फ्रॉम, कहां से एनर्जी इसको मिल चुकी है, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि एक तरह से फोर्स लग रहा था, एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, द एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड होता है इसका क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। आप पहले इस लाइन को आप लिख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, यहाँ पे एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग कर लीजिए, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, इसको लिख दीजिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, ठीक, ये सब सही रहेगा। इसको काट के लिख लीजिए एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। देखिए इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है, देखिए मैंने भी कई सारे एयरफोर्स के बैचेस पढ़ाए, उसके अनुसार इस तरह से पढ़ने से फायदा ये है कि आप इसी चीज को समझते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल पे आएंगे। एक बार ये कोर्स इस तरह से कर लिया तो याद रहेगा, बार बार देखना नहीं है। बहुत सारी चीजें आप लोग आती होंगी तो जरूरत नहीं लिखने की आपको, बस मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लिखते चले साथ साथ, बाद में कोई नोट्स नहीं बनाता अपने लिए अलग से, ठीक है। कोई ऐसे नहीं बैठेगा बुक लेके 12th की या 11th की पढ़ने के लिए इस तरह से, ठीक है। इसलिए मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ। अब बात करते हैं रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी अप्लाइड बाय एक्सटर्नल फोर्स। जहां पे ये कंडीशन हो जाए तो रेजोनेंस, इसको लीजिए दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। ये रेजोनेंस की कंडीशन है, जो फ्रीक्वेंसी है नेचुरल सोर्स की इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इस स्टेट को बोलते हैं रेजोनेंस, और इसी फ्रीक्वेंसी, जो ये रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी होती है, इसी को बोलते हैं, इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब इस फ्रीक्वेंसी, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को नहीं बोलते हैं, मतलब इन सारी फ्रीक्वेंसीज को जो इसमें काम कर लग रही होती है, जो रेजोनेंस होता है, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब आप एग्जांपल पूछेंगे तो आपको सब पता है, मैं खुद बता देता हूँ एग्जांपल आपको। पहली बात, एक पहला एग्जांपल जो बड़ा फेमस है, तो आर्म पासिंग ओवर ब्रिज, इसको भी बोलते हैं क्या हम लोग, रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। उसे बहुत डिटेल में पढ़ा है मैंने, क्लास 11th के लिए जो पढ़ाता हूँ उसमें वो डिटेल में पढ़ाता हूँ, एक दिन पूरा चला जाएगा इसमें आपको पढ़ाते चलूँ अगर रेजोनेंस के बारे में। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस भी होता है, लेकिन यहाँ पे एयरफोर्स के लिए पढ़ा रहा हूँ तो फिर
उसी रेस्पेक्ट में। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप बताइए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों वेव्स के बारे में। क्या होती है हमारी वेव? वेव्स क्या होती है देखिए, अ वेव इज अ वाइब्रेटेड डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वेव्स को क्या बोलते हैं? अ वेव। जब इसको इधर डिफाइन करने का आ जाए तो अ वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस। किस प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है? वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जेंटलमैन, यहाँ पे आप एक और चीज मेंशन कर लीजिए, ये वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस तो होता ही है, जिसमें कि क्या होता है, एनर्जी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाती है विदाउट एक्चुअल वाइब्रेट ऑफ एनी मीडियम, ठीक है। सो यहाँ इतना लिख लिया, इन विच, यहाँ एक लाइन और कर लीजिए यहाँ पे, इन विच द एनर्जी, जो एनर्जी होती है, एनर्जी मूव्स फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर या अनदर विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम, ठीक है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम। ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की, वेव्स जो होती है वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन मीडियम, जिसमें कि एनर्जी एक पॉइंट से, मान लीजिए ये हमारी वेव जनरेट हुई इस तरह से, ठीक है, तो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल मीडियम को मोशन, मीडियम नहीं मूव कर रहा है, सिर्फ एनर्जी मूव कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ठीक है। इस बात को समझ गया, ठीक है। मैं वेव्स मेनली दो प्रकार की होती है, मेनली मैं बोल रहा हूँ, वेव्स जो होती है मेनली दो प्रकार की होती है। इसमें जो पहली होती है उसको बोलते हैं हम, देख लीजिए, मैकेनिकल, तो दूसरी होती है उनको बोलते हैं EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहले समझते हैं मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं, दे कैन ओनली बी प्रोपोगेटेड, सो सॉरी, दे कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड और प्रोपोगेटेड। ये सिर्फ कहाँ पे बन सकती हैं या कहाँ पे चल सकती हैं? इन अ मीडियम, इन अ मटेरियल मीडियम, इनको बोलते हैं क्या? मैकेनिकल वेव्स, ठीक, सबसे समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड EMW do not require any medium, so they do not require any medium। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं EMW, एग्जाम्पल यहाँ पे सनलाइट, सनलाइट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। चलिए, साउंड वेव के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है, इस एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया साउंड, ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल इसका हो गया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अब हम बात कर, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स के बारे में, कितने प्रकार की मैकेनिकल वेव्स होती हैं। सो जेंटलमैन, मैकेनिकल वेव्स भी दो प्रकार की होती हैं, उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स बोलते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स को समझते हैं डिटेल में, तो थोड़ा सा हेडिंग डाल लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स की, अपनी कॉपी में डाल लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई पढ़ा रहा तो मुझे नहीं लगता कुछ पेपर छूटेगा कुछ भी, ठीक है। अब अगर मैं सीधे डायरेक्ट पूरे क्वेश्चन पे, तो वो भी मेरे दार्ची नहीं, क्वेश्चन भी कराऊंगा लास्ट में, ठीक है। अ वेव इन इज द पार्टिकुलर मीडियम वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हमने पढ़ रखा है पहले। तो लिख लीजिए अ वेव इन विच, इन विच, क्या बोला मैंने, द पार्टिकल ऑफ मीडियम, द पार्टिकल, ये सब हमने पहले से प्रिपेयर किया था आपके लिए, ठीक है, इस वजह से मैं इसी फॉर्मेट में लिखवा भी रहा हूँ आपको, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये बात कीजिए, वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है तीनों मीडियम में प्रोड्यूस किया सकते हैं, सो कैन बी प्रोड्यूस्ड, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट, कैन बी प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड, कॉमन लिक्विड एंड गैसेस, ठीक, इन तीनों मीडियम में ये प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन एयर आर ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल, सो यहाँ एक इंपॉर्टेंट दीजिए, नोट डाल लीजिए, नोट लिख दीजिए यहाँ पे, नोट, नोट ये है हमारा कि वेव्स
प्रोड्यूस्ड इन एयर, वो तो हमेशा कौन सी वेव्स होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही होगी हमेशा 100%। ठीक है, तो ये तो फैक्ट आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, आप एग्जाम्पल के तौर पे डाल लीजिए यहाँ पे एक हेडिंग, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिए थोड़ा सा। एक और ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगा यहाँ पे, इसलिए मैंने इंक्लूड किया यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा मैं, देखिए किस तरह से करें। तो मैं रिटन कंटेंट भी आपको दे सकता हूँ, नेट से उठाऊं, चिपकूं, आपको चिपकाऊं, इसमें मजा नहीं है। बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ, अगर चाहेंगे तो बुक से भी आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन जो मजा इसमें इस तरह से पढ़ने में है, वो मजा मुझे लगता है उसमें है। तब तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, आपसे बातें भी कर लेता हूँ। ठीक, चलिए इस तरह से जैसे क्लास 12 वगैरह पढ़ा था हमने, इस तरीके से याद रहता है, और यही हमारी हैबिट भी होनी चाहिए पढ़ने की। ठीक, तो ये दोस्तों पहले तो इसमें देखिए ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचा इस तरह से। देखो दोस्तों इस पॉइंट को क्या बोला, इस पॉइंट पे क्या हुआ, कंप्रेशन, इतने पॉइंट पे कंप्रेशन मतलब दब रही स्प्रिंग। ठीक है, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, स्प्रिंग खींचिए ना, रेयर फ्रैक्शन, यहाँ पे फिर क्या हुआ, कंप्रेशन, यहाँ पे फिर होना चाहिए रेयर फ्रैक्शन, लेकिन थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा इसको दो बनाओ इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, रेयर फ्रैक्शन मतलब खिंचाव हुआ, यहाँ पे दबाव हुआ, यहाँ पे फिर खींची, यहाँ पे फिर दबी, यहाँ पे फिर खींची। ठीक, इस तरह से क्या हो रहा है, स्प्रिंग में जो वेव्स चल रही है, इन्हीं वेव्स को बोलते हैं, इस तरह के वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इस तरह की वेव्स को क्या बोला हमने, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हमने बताया गया था स्टार्टिंग में कैसे याद रखेंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबी लंबी चल रही, लंबी मतलब क्या, पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। क्या बोला, पार्टिकल ऑफ मीडियम, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, देखिए इस तरह से। तो पार्टिकल ऑफ मीडियम भी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसी तरह के वेव्स को हम बोल दिया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक, अब जब ये करीब आती है तो कंप्रेशन, जब दूर दूर आती है तो ये रेफ्रैक्शन होता है। ठीक है, उसको काफी ज्यादा खींच सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के स्प्रिंग को। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में। ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में बात करेंगे। जेंटलमैन, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स वो होती है जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर, पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट perpendicular to the direction of motion of what, डायरेक्शन ऑफ प्रमोशन नहीं लिखेंगे, सॉरी, यहाँ आप अच्छे से लिख दीजिए थोड़ा सा, वैसे शब्द को समझने के लिए तो मोशन भी ठीक था, लेकिन यहाँ समय गलत हो जाएगा फिर इसके टर्म्स में, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, समझ गया। ट्रांसफर वेव जो होती है एग्जाम्पल के, यहाँ पे आप नोट लिख लीजिए कि ट्रांसफर वेव्स कैन बी ओनली बी प्रोड्यूस्ड इन, can only be produced in what, in solids and liquids, ये गैसेस में नहीं बन सकती। ठीक है, अब देखिए एक ट्रिक देखिए यहाँ पे छोटी सी, अगर आपको ये डाउट होगा कि कैसे याद रखेंगे, तो ट्रांसवर्स को कैसे लिखते हैं, टी, टी लिखते हैं, इस टी को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, ये टी है, मतलब परपेंडिकुलर, इस यही साइन है ना परपेंडिकुलर का, इस साइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर का साइन है, तो यही साइन हमारा परपेंडिकुलर का है, तो ये हमारा ट्रांसवर्स का भी यही कुछ है। ठीक है, इसको अब बना लीजिए चाहे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, देखिए अब सपोज दैट, मतलब मान लीजिए, सपोज को साथ दैट के साथ यूज करते हैं। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर होती है। मान लीजिए ये यहाँ पे आपने, ये आपका ट्री है, ठीक है, ठीक, यहाँ पे आपने एक रोप को ऐसे लपेट दिया है ऐसे, और आप यहाँ से खड़े हुए इस रोप को ऐसे आपने यहाँ से पकड़ लिया। ठीक है, यहाँ से आपने रोप को पकड़ लिया। ठीक है, अब रोप को आप ऐसे से हिलाएंगे तो रोप कैसे चलेगी, ऐसे से। ठीक, इस प्रकार, लेकिन इसमें जो होगा, जो जो पार्टिकल्स होंगे किस तरह से वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे। तो पार्टिकल्स जो वाइब्रेट करेंगे जेंटलमैन, वो इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक, इस प्रकार से वाइब्रेशन होगा पार्टिकल में। तो इसी प्रकार के वाइब्रेशन को, हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये जो वेव्स बनेंगे यहाँ पे उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक, बात समझे, वेव इस दिशा में चल रही है, वेव की दिशा ये है, और पार्टिकल्स की दिशा ये है, पार्टिकल्स हमारे, तो पार्टिकल्स
का डायरेक्शन ये है हमारा, ये इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। अब जैसे हम इसका एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जो आपने बहुत किया होगा शायद। ब्लू लेते हैं, क्योंकि पानी ब्लू ब्लू होता है। ये देखिए, ये आपका क्या है, तालाब है, ठीक। पानी भरा है, लंबी लंबी इस तरह से बनाई ताकि नॉर्मल स्थिर रहे। मतलब आप मिस्टर एक्स यहाँ से जमीन में एक पत्थर पड़ा था, आप गए, झुके, पत्थर उठाया और पत्थर को पानी में फेंक दिया। अब जब पत्थर को पानी में फेंक दिया तो इसमें वेव्स बनेंगी, पानी में किस तरह से वेव बनेंगी, इसमें भी इस तरह से वेव बन जाएंगी, ठीक है, जैसे पत्थर डालोगे। तो ये भी जो दोस्तों वेव बनती है, इसमें भी पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इस तरह से वाइब्रेट करेंगे। तो पार्टिकल ऑफ मीडियम का वाइब्रेशन जो होगा इस तरह से होगा, तो ये भी हमारी क्या बनेंगी, ट्रांसफर वेव्स ही बनेंगी, ठीक है। ठीक, चलिए समझ रहे होंगे आप, ठीक। एक और चीज जान लीजिए, कभी आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि एक और ट्रांसफर वेव्स जब पढ़ते हैं तो वेव्स में दो चीज आती हैं। क्या होती है ट्रांसफर वेव्स में? क्या होता है, क्रेस्ट, और क्या होता है। तो जब वेव्स बनाते हैं इस तरह से, तो इसे छोटे समझ लीजिए, ये हमारा क्या है, दिस इज क्रेस्ट एंड दिस इज ट्रॉप, ठीक है। इसी क्रेस्ट और ट्रॉप्स को हम लोग जानना चाहते थे, तो ये हमने बता दिया, ठीक है। अब अगर इसको डेफिनेशन के तौर पे भी समझना, तो इट इज अबव पार्ट एंड दिस इज बिलो पार्ट, ओके। अच्छा, इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं? इस वाले लाइन को अगर आप बोलना चाहेंगे, सॉरी, इस वाले लाइन को क्या बोलेंगे? इस वाले लाइन को बोलेंगे पॉइंट ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। सॉरी, लाइन बोलिए, पॉइंट तो यहाँ पे है नहीं है। इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। यहाँ इस लाइन पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, यहाँ पे, तभी इस तरह से हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया? अब जब समझ में आ गया तो फिर एक बार पढ़ लेते हैं वेव मोशन के बारे में। यहाँ पे नहीं समझ में आया, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, नीचे, और मैं बताऊंगा, ठीक है। वेव मोशन के बारे में देखते हैं क्या होता है वेव मोशन, ठीक। तो बात कर लेते हैं क्या होता है वेव मोशन। तो जब कई सारे पार्टिकल्स, तो इसीलिए लिख लीजिए, लार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग और वाइब्रेटिंग साइमल्टेनियसली, डिस्टर्बेंस जो होता है मीडिया में प्रोपोगेट होता है, डिस्टर्बेंस को ही बोलते हैं वेव मोशन। वेव और मोशन क्या होता है समझ लीजिए, मैंने बोल तो दिया आपको, लेकिन आप समझ लिख भी लीजिए। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कई सारे पार्टिकल्स जो हैं, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग, या वाइब्रेट लीजिए, वाइब्रेट किस तरह से, लगातार, साइमल्टेनियसली एक साथ, ठीक है, इन अ मीडियम। अगर इस तरह से कोई कई सारे पार्टिकल एक मीडियम में वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो जब मीडियम वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, द डिस्टर्बेंस what disturbance propagates मतलब travels, propagates in the medium, ठीक। डिस्टर्बेंस कहाँ पे होता है, मीडियम में होता है। एक लाइन समझा रहा हूँ यहाँ पे लिख के, ठीक है। अच्छा, द मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस, ऐसे डिस्टर्बेंस के मोशन को, द मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस, इनको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज वेव मोशन। बात समझ में आई बेटा? हाँ, ठीक है। एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो एनर्जी ऑफ द वेव, एक और लाइन लीजिए, यहाँ पे एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये लिख लीजिए, ठीक है। तो लिख लीजिए, एनर्जी ऑफ मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू द नेबरिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम एज वेव प्रोसीड, ठीक है। एनर्जी कैसे, एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ द मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू द पार्टिकल्स, या जो नेबरिंग पार्टिकल्स होते हैं, एट द मीडियम ऑफ वेव प्रोसीड्स, ठीक। लिखने से ये होगा, काफी समय लग रहा है, लेकिन आपको याद होता रहेगा, ठीक। पहली बात समझ में आया, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल जब एक साथ मीडियम में वाइब्रेट करते हैं तो डिस्टर्बेंस होता है, उसी डिस्टर्बेंस को वेव बोलते हैं। एनर्जी जो मोमेंटम होती है, एनर्जी ऑफ मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द नेबरिंग पार्टिकल, यहाँ पे लिखा हुआ है, एज द मीडियम और द वेव प्रोसीड, ठीक है। अब इसी से कुछ रिलेटेड वर्ड्स हैं वेव मोशन में, पहले भी समझा चुका हूँ एसएचएम में, लेकिन यहाँ भी समझ लीजिए। जैसे पहला शब्द हमारा है दोस्तों एम्पलीट्यूड। क्या होता है एम्पलीट्यूड?
इस शब्द को समझना बहुत आवश्यक है। एम्पलीट्यूड, ठीक। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, याद रखना चाहिए आपको। एम्पलीट्यूड इज व्हाट, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। किसी भी वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको डिनोट करने के लिए एक का शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड जो है वो है टाइम पीरियड। ये भी समझना चाहिए आपको वेव मोशन में। टाइम पीरियड क्या होता है, वेव मोशन कैसे होता है तो बता दिया ना हमने। टाइम पीरियड क्या होता है कि जब एक साइकिल कंप्लीट कर ले, वन वाइब्रेशन, व्हेन द टाइम, या लिख दीजिए द टाइम व्हेन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कंप्लीट वन वाइब्रेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, अबाउट मीन पोजिशन, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम अबाउट मीन पोजिशन टू एंड फ्रो, इस शब्द भी लिखना चाहिए आपको, ठीक है। इसको रेट करते हैं टी से, कैपिटल टी से, ठीक है। जब एक पूरा वाइब्रेशन कर लेता है टू एंड फ्रो, ठीक है। ये भी पोजिशन मान लीजिए किसी पार्टिकल की, जब ये पूरा ऐसे ऐसे करके एक पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट कर ले, इस तरह से यहाँ से ऐसे पूरा पूरा एक कर ले, तो इसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। क्या होती है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है जो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इन ए गिवन मीडियम, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इन अ गिवन मीडियम, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कितनी ज्यादा वेव्स प्रोड्यूस हो रही, इसको रिलेट करने के लिए हम लोग एन शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एन की वैल्यू होती है 1/t इनवर्स ऑफ, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, हर्ट्ज हो जाएगी या सेकेंड इनवर्स, ठीक है। सेकेंड इनवर्स टाइम्स आई, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम की, जिसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको ओमेगा से लिखते हैं। साथ साथ लिखते चलिए, इस तरह से नहीं कोई पढ़ा रहा है, हमने पूरा यूट्यूब देख लिया है, ठीक है। क्योंकि एक एक वर्ड्स कोई नहीं बताएगा, जैसे तो मतलब लिखा लिखा आता है, लोग उस पर राइटिंग जैसे टिक कर करके पढ़ाते हैं, तो उससे समझ में कम आता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाली बात जान लीजिए क्या होती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज, किसके साथ फेज में परिवर्तन हो रहा है, विद टाइम, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या रहते हैं, ओमेगा, ओमेगा बराबर 2π/t, 2π/t मतलब 2π क्या होता है, पूरा सर्किल होता है 2π, ठीक, 360, इसी को बोलते हैं 2π/t, तो ये हमारा होता है। इसको रिप्रेजेंट इसको और लिख सकते हैं 2π एन हमारी फ्रीक्वेंसी, एम फ्रीक्वेंसी के टर्म से, तो इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन सेकेंड इनवर्स, रेडियन इसकी, ठीक है, और इसके लिए सेकेंड इनवर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, अब हम वेवलेंथ भी देख लेते हैं। वेवलेंथ भी हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। वेवलेंथ बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि कुछ लोग नहीं पता होगी तो आप याद कर लीजिए, उसको समझ लीजिए। The wavelength is the distance between two nearest particle of medium. The wavelength is the distance between two nearest particles of the medium. इसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेमडा से, सबको पता है, लेकिन अगर आप डायग्राम के थ्रू जाने तो भी देख लीजिए इस तरह से। तो ये जो दूरी होती है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं लेमडा, ठीक। दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की दूरी को हम बोलते हैं, इस तरह से डिफाइन करते हैं लोग। ये क्या है, क्रस्ट है, या दो ट्रफ के बीच में दूरी को हम भी हम लेमडा से डिफाइन करते हैं, ये भी हमारा वेवलेंथ कहलाता है इस टर्म्स में, ठीक है। अब अगर वेवलेंथ हो गया तो वेव नंबर देख लीजिए। हर एक छोटी चीज को कवर कर रहा हूँ जो पेपर में आने की संभावना है, मतलब ये सीधे नहीं पूछेंगे आपके पेपर में, इससे लिंक टॉपिक आ सकते हैं, इससे लिंक चीज आ सकती है, क्वेश्चन कुछ और आएगा, ठीक है। जो इतने लोग बता रहे हैं इस तरह से क्वेश्चन कुछ डिफरेंट ही आएंगे, आपको आप भी जानते हैं, चाहे कोई कितना भी बता दे, लेकिन क्वेश्चन तो डिफरेंट आएंगे। ये थोड़ी कि वो जो बताया गया वही सवाल आ जाए, वहां पे आपको आपकी नॉलेज काम आती है, और ये चीजें अगर आपको पता होंगी तो आप अप्लाई कर लेंगे। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन अ यूनिट डिस्टेंस ऑफ द मीडियम,
नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस ऑफ मीडियम, इसी को हम बोलते हैं वेव नंबर। ठीक है, एक यूनिट डिस्टेंस कितनी सारी वेव्स प्रेजेंट, इनको दिखाते हैं वेव नंबर से। इसको लिखने के लिए हम ऐसे करते हैं 1/λ। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर इनवर्स। ठीक, अब अगर ये सब हो गया तो हम बात कर लेते हैं वेव स्पीड के बारे में। वेव स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या होती है वेव स्पीड? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। सिंपल सी बात है, शब्द का मतलब ही बता रहे हैं, शब्द ही अपना मतलब बता रहे हैं यहाँ पे। डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड, इसी को हम बोलते हैं क्या दोस्तों? वेव स्पीड। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक, इस तरह से। चलिए, अब अगले कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताऊंगा इनके बीच में रिलेशन क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको कट कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं पार्ट 3 पे।